राम राम सारे ने। चलो भाई, तो संतोष, इंडियन, आदर्श, रेमन, प्रकाश, सभी को गुड इवनिंग। तो सर्दी तो बहुत है, हाँ। क्या करें, जैसे हाथ है ना एकदम ठंडे हो रखे हैं, लेकिन लिखना तो हमें फिर भी पड़ेगा। तुम तो रजाई के अंदर, कितने लोग, सच बताना, कितने लोग जो है रजाई या फिर कंबल के अंदर घुसे हुए हैं, सच्ची सच्ची। गुड इवनिंग सभी को। राहुल, शिखा, आशीष, प्यालिसा, पाल, ओके, अंजलि, हनीशा। चलो, हाँ हाँ, कल की क्लास अपलोड नहीं है, तभी मैंने लिंक शेयर कर दिया था मोहम्मद शहनवाज। कल की क्लास अपलोड हो नहीं रही थी, तो मैंने इसीलिए टेलीग्राम पे ना, जब भी ऐसा कुछ हुआ करे कि ना शो हुआ करे उसमें, तो टेलीग्राम जो प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप है वो इसीलिए है, ताकि अगर कुछ ऐसा कुछ होता है तो वहाँ पे आपका लिंक आ जाता है, तो वहाँ से आप उसको देख सकते हो उस वीडियो को। बाकी अपलोड हो जाएगा ना। मैं खेत में हूँ सर, अच्छा नहीं लगे। खेत में वैसे क्या कर रहा था? झाड़ियों के बीच में तो नहीं घुसे हुए कहीं हैं? मतलब झाड़ियों के बीच में घुस के खेत की कटाई वटाई तो नहीं कर रहा कहीं? छत में हूँ कुनाल, ओके। टहल टहल के लेक्चर लोग हैं। चलो भाई, हमको तो बैठ के लेना, मतलब करवाना आपको। तो पार्ट 1 एंड 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देखने वाले हैं। अब देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन की जो बुक है उसको बना लिया था अपने फर्स्ट लेक्चर में, ठीक है, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कल के लेक्चर में हमने क्या देखा? कल के लेक्चर में हमने देखा कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सी चीज़ कहाँ से ली है। उसका पहला पन्ना प्रियम्बल, दैट इज समरी देखी कॉन्स्टिट्यूशन की, यानी कि हमारा संविधान क्या क्या चीज़ें बोलता है, ये हमने चीज़ें देखी। और शेड्यूल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन देखे, अनुसूचियाँ देखी। शेड्यूल्स क्या होते हैं? जो चीज़ हमारी आर्टिकल्स में नहीं दी हुई है तो वो शेड्यूल्स में दी हुई है, एक्स्ट्रा चीज़ है। आर्टिकल्स में जो चीज़ दी गई है उसके अलावा। अब बात ये आती है, क्या आती है, ये आती है कि आर्टिकल्स क्या होते हैं। बट आर्टिकल से पहले हमें पढ़ना है पार्ट्स क्या होते हैं, यानी कि संविधान के भाग क्या होते हैं। तो हमें पता है कि हमने संविधान की क्या बनाई है, किताब बनाई है, ठीक है। अब ये जो किताब है, किताब में क्या होते हैं, बुक्स में क्या होते हैं, बुक्स में चैप्टर्स होते हैं कि नहीं। और वो चैप्टर्स डिवाइडेड रहते हैं सर्टेन पेजेस में। तो उसी तरह से आप इसको कंपेयर कर सकते हो, चैप्टर्स को यहाँ पे मान सकते हो। पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, भाग। संविधान में कितने भाग पड़े तो जरा बताइए। ओरिजिनली से मेरा मतलब है 26 नवंबर 1949, द डेट ऑन विच वी अडॉप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन। जिस दिन हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान दिवस भी मनाते हैं। तो पार्ट कितने मैंने आपको बताया था, तो 22 भाग बताए थे। बट प्रेजेंट टाइम में कितने हैं? प्रेजेंट टाइम में 25 पार्ट्स हैं, ठीक है। और पेजेस को आप कोरिलेट कर सकते हैं विद द आर्टिकल्स, जिनको कि हम हिंदी में अनुच्छेद बोलते हैं। और ये आर्टिकल्स मैंने आपको कितने बताए थे जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था? 395। और ये आपको प्रेजेंट टाइम में कितने हैं वो याद करने की जरूरत नहीं होती। आपको पार्ट्स पता होने चाहिए कितने हैं, और शेड्यूल्स पता होने चाहिए कि शेड्यूल्स 8 थे जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था, और अभी कितने हैं? 12 है, ठीक है। और जरा ये बताइए, 8वें अनुसूची में भोजपुरी के डाले चाहिए कि ना डाले चाहिए? तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, भाग 1। यानी हम अपना पहला चैप्टर शुरू कर रहे हैं इस पर्टिकुलर लेक्चर से। बिकॉज कल के लेक्चर में हम लोगों ने सिर्फ पहला पन्ना देखा था, और वो था प्रियम्बल, वो चैप्टर नहीं था पहला, वो समरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन थी। पार्ट 1 की अगर हम बात करें तो ये पार्ट 1 या फिर चैप्टर 1 पेज नंबर 1 से लेकर 4 तक है। जब मैं पेज बोल रहा हूँ मतलब आर्टिकल, ठीक है। तो बस मैं को रिलेट करने के लिए बोल रहा हूँ, ऐसा आप मत उसको रिलेट करना कि वो पेज ही कोई कुछ है, ठीक है। तो आर्टिकल है, ठीक है। तो आर्टिकल 1 से लेकर कहाँ तक? 4 तक, अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक भाग 1 ऑफ संविधान में दिया हुआ है। अब बात ये आती है कि दिया क्या हुआ है, तो दिया हुआ है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, संघ व उसके राज्य क्षेत्र। मतलब कि इस चैप्टर का नाम क्या है? संघ व उसके राज्य क्षेत्र। अब हर उस चैप्टर में सर्टेन टॉपिक्स हैं, आर्टिकल्स को आप टॉपिक्स मान सकते हो। तो हम ये पढ़ेंगे कि पहले टॉपिक में क्या है, यानी कि आर्टिकल नंबर 1 में क्या है वो अब हम पढ़ेंगे। हाँ, डाउट पहले ही आने लगे, पहले पढ़ाने तो दो, ठीक है। तो भाग नंबर 1 हमने देख लिया, उसमें संघ व उसके राज्य क्षेत्र। अब हम देखने वाले अनुच्छेद 1 में क्या है। तो आर्टिकल नंबर 1 की अगर हम बात करें तो इसमें है इंडिया, ठीक है। इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। अब ये जो पर्टिकुलर चीज़ है हमें आर्टिकल, ये दो चीज़ें बताता है। एक तो कंट्री का नाम बताता है, नेम, और दूसरा है टाइप ऑफ पॉलिटी, भारत में किस तरह की राज्य व्यवस्था है वो बताता है। दोनों को हम देखेंगे आराम से, और जितना नीडेड उतना। नेम की अगर बात करें, ये पहला लाइन हमें बता रहा है, यहाँ पे मैं हाईलाइट करता हूँ, ये इंडिया दैट इज भारत, यानी कि इंडिया के दो नाम दिए हुए हैं यहाँ पे, और वो दो नाम क्या है? इंडिया भी है और भारत भी है। ऐसा क्यों दो नाम है? और इसको लेकर भी बहुत बवाल भी मचा था, आपको पता है कि नहीं? तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर, संविधान सभा के सदस्य, जब संविधान बना रहे थे, कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे, तो कुछ लोगों ने बोला इंडिया रखो ना, मॉडर्न नेम। कुछ लोग बोले थे नहीं, एशियन नाम रखो, भारत। भारत ये नाम कहाँ से है? भारत ट्राइब थी एक, हमने देखा था हिस्ट्री में, जो कि माइग्रेट करी थी, जो आर्यन एक जो बड़ी ट्राइब थी, आर्यन, उसमें एक ट्राइब थी भरत, ठीक है। तो इंडिया दैट इज भारत का मतलब ये है कि इंडिया के दो नाम लिखे हुए हैं आर्टिकल नंबर 1 में। कुछ लोगों ने बोला इंडिया, कुछ लोगों ने भारत, तो दोनों नाम इनकॉर्पोरेट कर दिए गए। टाइप ऑफ पॉलिटी हमें बताता है ये पार्ट। कौन सा पार्ट? ये यूनियन ऑफ स्टेट। इससे हमें टाइप ऑफ पॉलिटी कैसे पता चलती है? इससे हमें टाइप ऑफ पॉलिटी ऐसे पता चलती है कि इंडिया यूनियन ऑफ स्टेट है, भारत जो है वो राज्यों का एक संघ है, ठीक है, यूनियन ऑफ स्टेट्स है। और एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे स्टेट्स का मतलब क्या है, चलो अभी मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे स्टेट्स और ये टेरिटरी का मतलब क्या है। ये जो टेरिटरी यहाँ पे लिखा हुआ है ना, इस टेरिटरी का मतलब पहले आप समझ लो है क्या। तो इसने ये बोला है कि इस टेरिटरी का मतलब 3 चीज़ें हैं। एक तो हमारे देश में जितने राज्य हैं, स्टेट्स हैं। दूसरा, इसमें जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं, यूनियन टेरिटरीज। और तीसरा, टेरिटरीज दैट मे बी एक्वायर्ड इन फ्यूचर, टेरिटरीज दैट इंडिया विल एक्वायर इन फ्यूचर। जैसे कि कल को हम पाकिस्तान को मार के पीओके लेंगे और पूरा का पूरा पाकिस्तान भी लेंगे, अखंड भारत का हिस्सा बनाएंगे उसको, तो वो क्या है? वो टेरिटरी आज भारत की नहीं है, लेकिन कल को भारत की होगी, तो वो भी आप ये मान लो कि वो भी टेरिटरी, जो शब्द यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है इस भाग पार्ट 1 में, वो भी आता है टेरिटरी के अंदर। तो स्टेट आते हैं जितने प्रेजेंट टाइम में, कितने जरा बताइए, कितने स्टेट और कितने यूटीज है, और टेरिटरीज दैट मे बी एक्वायर्ड इन फ्यूचर। क्लियर? तो इस तरह से भी क्वेश्चन बन सकता है। अब यहाँ पे यूनियन ऑफ स्टेट्स का मतलब क्या है? यूनियन ऑफ स्टेट का मतलब यहाँ पे ये है कि भारत के जितने भी 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं,
ये भारत के साथ इन्होंने कोई एग्रीमेंट नहीं किया। दो चीज़ें हैं, ठीक है। पहली चीज़ तो ये है, देयर इज नो एग्रीमेंट बिटवीन द स्टेट कि चलो भाई आप मिल के एक यूनियन बनाते हैं। यानी हमारा जो यूनियन है, इंडिया भले एक फेडरेशन है, संघ है ना, देखा था। फेडरेशन का मतलब होता है जहाँ पे सेंटर और स्टेट्स के बीच में पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, शक्तियों का बंटवारा होता है, दैट इज कॉल्ड एज फेडरेशन। लेकिन फिर भी हमने जो है यूनियन ऑफ स्टेट्स को क्यों यहाँ पे प्रेफरेंस दी, और इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब ये नहीं है कि स्टेट्स जो है, जैसे हम बोलते हैं ना यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यानी कि जो अमेरिका है वहाँ पे स्टेट्स ने एक तरह से एग्रीमेंट किया है कि चलो मिलकर एक यूएसए कंट्री बनाते हैं, बट यहाँ पे देयर इज नो एग्रीमेंट बिटवीन दी स्टेट। तो टाइप ऑफ पॉलिटी का मतलब ये कि देयर इज नो एग्रीमेंट बिटवीन दी स्टेट्स। एंड सेकंड जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, स्टेट्स हैव नो राइट टू सिसीड, हैव नो राइट टू सिसीड। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है किसी भी राज्य के पास ये शक्ति नहीं है कि वो भारत को छोड़ के चला जाए। ऐसा नहीं कि कल को केरल बोलेगा कि हमें भारत में नहीं रहना, कल को पंजाब बोलेगा मैं भारत में नहीं रहना, ऐसे नहीं रहोगे, क्योंकि आपके पास पीछे कोई एग्रीमेंट नहीं है। ये है टाइप ऑफ पॉलिटी का मतलब। तो इसीलिए हम इंडिया को क्या बोलते हैं? इंडिया को हम बोलते हैं इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन, इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन, ध्यान से इसको समझिएगा, इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स, ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। लेकिन वहीं पे जैसे कि यूएसए हो गया, यूएसएसआर हो गया, यूएई हो गया, कोई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हो गया, इनको हम बोलते हैं इनडिस्ट्रक्टिबल, यहाँ पे मैं शॉर्ट लिख रहा हूँ, इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ इनडिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स, या सॉरी यहाँ पे, हाँ ठीक है, इनडिस्ट्रक्टिबल स्टेट सही है। यानी कि यहाँ पे जो स्टेट है ना यूएसए में, इनमें काट छांट नहीं हो सकती है। यानी कि जैसे कि आपको पता है हमारा उत्तराखंड यूपी से टूट के बना है ना, छत्तीसगढ़ एमपी से टूट के बना है ना, तो उसी तरह हमें यूएसए में नहीं हो सकता है कि भाई तोड़ के आपने कुछ बना दिया, क्योंकि दी स्टेट्स आर इनडिस्ट्रक्टिबल, इनको तोड़ा नहीं जा सकता है। इंडिया में तोड़ा जा सकता है। तो यानी कि वहां पे इनके बीच में एग्रीमेंट है स्टेट्स के बीच में, और उसके बाद यूएसए बना है। दैट मीन कि दे हैव राइट टू सिसीड यूएसए में। हमें यूएसए से उतना ज्यादा लेना देना कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी मैं कंपैरिजन, क्योंकि कंपैरिजन बुक्स में दिया भी रहता है, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि यूएसए में स्टेट्स हैव राइट टू सिसीड, बस सिंपल। अब आ जाते हैं आर्टिकल नंबर 2 में। तो आर्टिकल 1 क्लियर हो गया कि आर्टिकल 1 में क्या दिया हुआ है, नाम और टाइप ऑफ पॉलिटी। नाम है इंडिया, दैट इज भारत, दो नाम है, और टाइप ऑफ पॉलिटी में ये है कि इंडिया एक यूनियन ऑफ स्टेट्स है। यूनियन ऑफ स्टेट्स का मतलब ये है कि हमारे स्टेट्स के बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ, स्टेट्स जो है हैव नो राइट टू सिसीड, हट नहीं सकता है। अब आते हैं आर्टिकल नंबर 2 में। अनुच्छेद 2 क्या बोलता है? तो अनुच्छेद 2 बोलता है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स। ये बोलता है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स, यानी कि अगर आपको नया राज्य बनाना है तो आर्टिकल 2 का यूज करके बनाएंगे। अब इसमें दो चीजें हैं। फर्स्ट थिंग, पावर टू एडमिट, ठीक है, पावर टू एडमिट इनटू द यूनियन न्यू स्टेट्स। ये मतलब उतना ज्यादा बस मैं लिख रहा हूं, ठीक है, क्योंकि आर्टिकल 2 में सब क्लॉजेज हैं। जब भी आपको ऐसा दिख गया आर्टिकल 2 ये ब्रैकेट में, तो इसका मतलब सब क्लॉज होता है, ठीक है। तो पावर टू एडमिट इनटू यूनियन न्यू स्टेट्स। अभी मैं सारी चीजें समराइज कर दूंगा, एकदम माइंड में क्लियर कट कंपार्टमेंटलाइज हो जाएंगे आपके दिमाग में सारी चीजें, ठीक है। एंड पावर टू एस्टैब्लिश न्यू स्टेट्स, पावर टू एस्टैब्लिश न्यू स्टेट्स, बहुत आसान है, इसको मैं हिंदी में बता दूंगा, चिंता न करिए। हाँ, आर्टिकल 3 भी पहले बता देते हैं, ठीक है। फिर तुम्हारे माइंड में एक कंफ्यूजन क्रिएट होगा, और फिर जब हम उस कंफ्यूजन को दूर करेंगे तब तुम्हारे लिए आएगा आहा मोमेंट, ठीक है। तो आहा मोमेंट को देखते हैं। तो ये आप समझिए ना, हिंदी में अगर बात करूँ तो नए राज्यों का प्रवेश, ऐसे समझ लो इसको, ठीक है, नए राज्यों का प्रवेश, सिंपल। ये तुमको समझ नहीं आया, बहुत अच्छी बात है, आना भी नहीं चाहिए था। आर्टिकल 3 पे आते हैं, अनुच्छेद 3 पे। ये क्या बोलता है? ये बोलता है नए राज्यों का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स। वो क्या बोल रहा था? वो बोल रहा था इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट, नए राज्यों का प्रवेश। ये क्या बोल रहा है? नए राज्यों का गठन बोल सकते हैं, निर्माण बोल सकते हैं, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट। या फिर इसमें और भी चीज़ें हैं, और चीज़ें क्या है कि ये तो चलो मान लेते हैं, ये एक पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ क्या है? ऑल्टरिंग द बाउंड्री ऑफ एनी स्टेट। कोई राज्य की अगर आप सीमा को चेंज कर रहे हैं, उसकी बाउंड्री को चेंज कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज ऑल्टरिंग द बाउंड्री, ठीक। तीसरी चीज़ क्या है? तीसरी चीज़ है एरिया, उसका क्षेत्रफल किसी राज्य का बढ़ाना। चौथी चीज़, या फिर इसी में इंक्लूड कर लो, एरिया डिमिनिश करना, कम करना। और चौथी चीज़ क्या है? उसका नाम बदल देना। ये चीज़ तो मुझे पता है, समझ में आ गई होगी, समझ में आ रही है कि इसका हम अगर क्षेत्र मतलब एरिया, एक तरह से बाउंड्री ऑल्टर करना है, क्षेत्रफल बढ़ाना है, घटाना है, नाम चेंज करना है, तो आर्टिकल 3 का यूज करके होगा। ये फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट में कंफ्यूजन क्रिएट हुआ होगा। अब इसको कंफ्यूजन को आराम से दूर करते हैं ऐसे। देखिए, आर्टिकल 2 ये बोलता है, जैसे कि मान लो पीओके है, तो पीओके अभी भारत का हिस्सा नहीं है, तो उसको जब हम लेंगे, यानी कि बाहर से कोई टेरिटरी को अंदर लेके आएंगे, तो दैट इज कॉल्ड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट। प्लस इसमें यह भी है कि अगर मान लो कि कोई स्टेट पहले से एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, उसको क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ पे क्या एग्जिस्ट कर रहा है, उसी में ही काट छांट कर रहे हैं, उसका नाम चेंज कर रहे हैं, वो कर रहे हैं हम, ठीक है। सिंपल चीज, अगर हमें नाम एग्जिस्टिंग स्टेट में अगर कोई चीज चेंज कर रहे हैं, दैट इज आर्टिकल 3। यहाँ पे क्या एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, या तो एग्जिस्ट कर नहीं रहा है, या फिर वो बाहर की टेरिटरी उसको अंदर ले रहे हैं। जैसे पीओके को मान लो हम अंदर लेंगे और उसको एक यूनियन टेरिटरी फिर स्टेट बना देंगे, तो आर्टिकल 2। सिंपल, क्लियर है यहाँ तक कि आर्टिकल 2 और 3 में डिफरेंस क्या है, 2 और 3 में अंतर क्या है। अब 4 पे आ जाते हैं। 4 क्या है? तो अनुच्छेद अगर 4 की बात करें, और जिसका डाउट होगा भी पूछ लेगा, आर्टिकल 4 को समराइज कर लेने दीजिए। आर्टिकल 4 बोलता है कि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के तहत जो भी आप चेंजेस करोगे, जैसे कि मान लो अगर नाम चेंज करना है तो अनुच्छेद 3 में चेंज करोगे। अगर मान लो कि तुम्हें कोई एस्टैब्लिश करना है नया स्टेट, बाहर की टेरिटरी से लेके आना है, तो अनुच्छेद 2 का इस्तेमाल करोगे। ये क्या बोलता है? आर्टिकल 4 बोलता है कि जो भी आप ये काम करोगे, चेंजेस करोगे आर्टिकल 2 और 3 के तहत, दे विल नॉट टू बी डेल्ट एज एन अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368। अनुच्छेद अंडर आर्टिकल 360, अनुच्छेद 368 जो है आर्टिकल 368, ये अमेंडमेंट की बात करता है कि संविधान में आपको कुछ चेंज करना है तो इसको आप पकड़ो, इसका इस्तेमाल करके चेंज कर पाओगे।
तो चौथा अनुच्छेद ये बोल रहा है कि इन आर्टिकल्स में अगर आपको चेंज करना है तो वो इसके तहत अमेंडमेंट नहीं डील किया जाएगा। अमेंडमेंट मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, लेकिन अभी मैं सिर्फ इतना आपको बताना चाहूंगा कि अमेंडमेंट ऐसे समझ लो दो तरह का होता तो वैसे तीन तरह का है, जब मैं आपको आर्टिकल 368 पढ़ाऊंगा तब, ठीक है। तो ऐसे अभी के लिए समझ लो कि दो तरह का, एक वो अमेंडमेंट जिसके लिए हमें आर्टिकल 368 का यूज करना पड़ता है, और एक वो जिसका नहीं करना पड़ता है। जो नहीं करना पड़ता है वो है साधारण बहुमत से। काफ़ी सारी चीज़ें हमारी संविधान की किताब में ऐसे ही हैं कि हमारे संविधान निर्माताओं ने आपको बोला है कि आप पार्लियामेंट कुछ भी चेंज कर लो, आराम से कर लो, सिंपल मेजोरिटी से कर लो, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी है जो बड़ी मुश्किल से होंगी और उसको करने के लिए आपको आर्टिकल 368 के तहत अमेंडमेंट करना पड़ेगा। तो अनुच्छेद 4 ये बोल रहा है कि इसको आप सिंपल मेजोरिटी से कर सकते हो, साधारण बहुमत से कर सकते हो। बस आपको करना ये होगा कि अगर आप इनका यूज़ कर रहे हो तो उस बिल को सबसे पहले प्रेसिडेंट के पास ले जाना, ताकि प्रेसिडेंट उस पर्टिकुलर स्टेट, जैसे फॉर एग्जांपल अनुच्छेद 3 का हम यूज़ करके नाम चेंज करते हैं, बाउंड्री ऑल्टर करते हैं, तो उस स्टेट की भी तो थोड़ी सी राय ले लें उस राज्य की। लेकिन ध्यान रखना कि स्टेट का जो है, राज्य का कोई लेना देना नहीं इसमें। अगर जैसे कि पार्लियामेंट आज को चाहे, देश की संसद चाहे कि यूपी का नाम बदलना है या फिर केरल का नाम बदल देगी सिंपल मेजोरिटी से। साधारण बहुमत, सिंपल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी, सब क्या होते हैं ये पार्लियामेंट चैप्टर पढ़ेंगे। अभी के लिए बस इतना ही समझ लो कि सिंपल मतलब बड़ी आसानी से वो चेंज कर सकती है और उस स्टेट का उसमें कोई नहीं है, बस प्रेसिडेंट के पास बिल उनको पहले प्रेजेंट करना पड़ेगा, एक तरह से फॉर्मेलिटी करनी पड़ेगी, फॉर्मेलिटी है, ठीक है, ताकि प्रेसिडेंट उस स्टेट से उसकी रिकमेंडेशन ले ले, जो कि बाइंडिंग नहीं है ना तो प्रेसिडेंट पे ना तो पार्लियामेंट में। तुम अपनी एडवाइस दे सकते हो प्रेसिडेंट के थ्रू, हमें पार्लियामेंट बोलेगा, लेकिन जो हमें मनाएगा वो हम करेंगे। तो पार्लियामेंट ही चेंजेस करेगा, पार्लियामेंट ही नाम चेंज करेगा, बाउंड्री ऑल्टर करेगा, एरिया इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, डिमिनिश करेगा, वो सारा काम पार्लियामेंट करेगा, दैट टू विद सिंपल मेजॉरिटी एंड दैट विल नॉट बी डेल्ट एज एन अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। किसी का डाउट हो तो पूछ लो। और इसमें एक और जो सब क्लॉज दूसरा वाला है वो ये बोलता है कि जब भी आप आर्टिकल 2 और 3 के तहत चेंजेस करोगे तो मेक श्योर कि आपको शेड्यूल नंबर 1 और शेड्यूल नंबर 4 में चेंजेस करने हैं। शेड्यूल 1 में क्या है? शेड्यूल 1 में लैंग्वेज नहीं है, ठीक है। शेड्यूल 1 में क्या है ना, हमारे तेज प्रताप जी हो तो अभी लैंग्वेज इसमें डाल दें, भोजपुरी इसी में डाले दे रहे थे। तो अगर हम शेड्यूल 1 की बात करें तो शेड्यूल 1 में क्या है, हमने देखा था नेम्स ऑफ स्टेट्स एंड यूटीज एंड देयर टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन। 4 में क्या है, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, राज्यसभा का में सीटों का आवंटन, एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा। तो राज्यसभा में सीटों का आवंटन किस तरह से होता है भाई, ये इस तरह से बन गया और यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंसीज इस तरह से बांटी जाती हैं। मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आपने एरियाज को छोटा कर दिया, कुछ बड़ा कर दिया, तो कॉन्स्टिट्यूएंसीज का साइज भी बढ़ेगा, रिप्रेजेंटेशन भी चेंज होगा, इसलिए आपको 4th शेड्यूल में भी चेंज करना होगा। ये हमारा आर्टिकल नंबर 4 बोलता है। अब मैं आपका डाउट देख लेता हूँ एक बार। हिंदी में बोले आर्टिकल 368 में क्या है फिर, ट्रेविस बीट द हिट। आर्टिकल 368 में प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट है, लिखा हुआ है उसमें कि कैसे आप संशोधन करेंगे, क्या क्या प्रोसीजर्स को फॉलो करना पड़ेगा, किन चीज़ों को आप कैसे अमेंड कर सकते हैं, किन चीज़ों को आप कैसे अमेंड कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। व्हाट इज होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, वो यूनियन ने होल्ड करके रखा है, ऐसे समझ लो। उनके बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ गोपाल, ठीक है, बस यूनियन ने होल्ड करके रखा है, उनका उसमें कोई ऐसा एग्रीमेंट नहीं है। आर्टिकल 1 बस हमें नाम वो सारी चीज़ें बताता है। तो अगर आप नाम जैसे चेंज कर रहे हैं आर्टिकल 3 का यूज़ करके करेंगे तो फिर उस केस में आर्टिकल आपको शेड्यूल 1 में चेंज करना पड़ेगा। बैच 1 में फिजिक्स की क्लास पॉलिटी के बाद होगी, दीपक सिंह, ठीक। स्पीक इन इंग्लिश, ओके। आकांक्षा चौधरी, नो डिस्ट्रक्टेबल यूनियन मुझे पता है, कहीं कहीं पे ये चीज़ जो है ना डिस्ट्रक्टेबल यूनियन लिखी हुई है, जो यहाँ पे मैंने चीज़ लिखी है ये वाली डिस्ट्रक्टेबल, मतलब यहाँ पे लिखा ना इंडिस्ट्रक्टेबल यूनियन, कहीं कहीं पे डिस्ट्रक्टेबल लिखा है, बट जो बुक्स में जो मैंने लक्ष्मीकांत वगैरह भी देखा तो वहाँ पे इंडिस्ट्रक्टेबल यूनियन ही वो है, तो उसी को ही मानेंगे और इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि स्टेट्स इंडिस्ट्रक्टेबल होते हैं, ठीक है। सर भोजपुरी में बोलो, क्या भी बोलते हैं रुको। सर कितने आर्टिकल याद करने पड़ेंगे वो आपको पता चल जाएगा पॉलिटी की आखिरी क्लास तक। डिफरेंस आर्टिकल 2, 3 में, क्या अभी तक सो रहे थे क्या यार, हैं? अभी मैं क्या बोल रहा हूँ कि आर्टिकल 2 में अगर आपको बाहर से कोई टेरिटरी एक्वायर करनी है, अंदर लानी है, तो आर्टिकल 2 अगर एग्जिस्टिंग स्टेट है, पहले से मौजूद है स्टेट, उसी में ही आपको खेल खेलना है कि उसका एरिया कम कर दो, बढ़ा दो, उसका नाम चेंज कर दो, या फिर 2 स्टेट को मर्ज कर दो, तोड़ दो, ये होता है जो एग्जिस्ट पहले से कर रहा है। आर्टिकल 2 में पहले से एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। आर्टिकल 4 नहीं समझ में आ रहा अल्फा। आर्टिकल 4 ये बोलता है कि अगर आप अनुच्छेद 2 और 3 के तहत कुछ भी जो चेंज करेंगे ना, उसको 368 अनुच्छेद के तहत अमेंडमेंट यानी संशोधन नहीं डील किया जाएगा, बस बात खत्म, ठीक। जब ना समझ में आया करे तो एकदम सिंपल में वो याद कर लेकर अभी आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हमें क्लियर होगी। अब बात ये आगे सामने आई कि मान लो अभी हमें कोई बाहर से अंदर लेना है, बाहर से अंदर लेना मतलब टेरिटरी को, तो उसको सिंपल मेजॉरिटी से लिया जा सकता है, यानी कि साधारण बहुमत से। लेकिन अगर अंदर से बाहर देना है, मतलब कि अगर हमारी जो टेरिटरी है उसको किसी बाहरी स्टेट को देना है, यानी जो हमारी करंट में मान लो कि कोई स्टेट है, राज्य है, ठीक है, और मान लो हमारी कोई मोदी जी को मनाया कि जो गोवा है वो मेलोनी जी को दे देता है, गोवा को मेलोनी जी को दे देता है, तो क्या मोदी जी सिंपल मेजॉरिटी से दे पाएंगे साधारण बहुमत से? ना, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं लिखा नहीं हुआ है, बिल्कुल नहीं लिखा हुआ है, तो फिर कैसे? बेरू बारी यूनियन केस हुआ था एक, ठीक है, बेरू बारी यूनियन केस 1959 में। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला, सुप्रीम कोर्ट सेड कि देखिए जो आप टेरिटरी को ले रहे हैं, कोई बाहरी टेरिटरी को ले रहे हैं, तो उसको, क्योंकि हुआ था ये था, ऐसा मैं आपको बताता हूँ, हुआ कुछ ऐसा था, ठीक है, हुआ कुछ ऐसा था, चलो अभी मैं आपको बात बताऊंगा। अभी पहले से समझ लो कि अगर बाहर से आप टेरिटरी को ले रहे हो तो सिंपल मेजॉरिटी से लोगे, लेकिन अगर आपको टेरिटरी को सीड करना है, अपनी टेरिटरी को देना है किसी दूसरे को, देन उसको अमेंडमेंट से देना पड़ेगा। आर्टिकल 368 के तहत आपको अमेंडमेंट करना पड़ेगा, सिंपल नहीं, स्पेशल मेजॉरिटी से, विशेष बहुमत से। और फिर इसीलिए हमने जब बांग्लादेश, एक्चुअली में इंडो बांग्लादेश बाउंड्री एग्रीमेंट हुआ था, जब मोदी सरकार पावर में आई थी तब, तो
तो उसके थ्रू हमने बाउंड्री डिस्प्यूट्स को सेटल करने के लिए अपने सर्टेन एनक्लेव्स को या फिर ऐसे समझ लो कुछ गाँव को बांग्लादेश को दिया था, और बांग्लादेश के कुछ एनक्लेव्स यानी गाँव को हमने अपने इंडिया में लिया था। तो जब हमने वहाँ की टेरिटरी इंडिया में ली सिंपल मेजोरिटी, लेकिन जब दी तो हमने एक अमेंडमेंट किया, और उस अमेंडमेंट का नाम था 100th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, यानी 100वें नंबर का जो संविधान संशोधन था। 101 नंबर वाला क्या था, जीएसटी था, और 100वां वाला जो था आपका ये बाउंड्री एग्रीमेंट था। इज दैट क्लियर? तो बेरूबारी केस में चीज़ बोली गई थी। यहाँ तक ये सारी चीज़ें हमारी होती हैं खत्म। अब हम थोड़ी सी चीज़ें आगे बढ़ेंगे। कैसे? तो फॉर्मेशन देखिए, अब क्योंकि हम पढ़ रहे हैं पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी पढ़ रहे हैं, सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ रहे हैं। अगर कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे होते तो यहीं पे आर्टिकल 4 तक हमारा खत्म हो गया होता, लेकिन हमारे जो सिलेबस में वो है इंडियन पॉलिटी, ना कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना तो 4 तक खत्म, लेकिन उसमें क्या चेंजेस हुए, सुप्रीम कोर्ट की क्या रूलिंग हुई और कैसे हमारे स्टेट बने, वो सब हमें पढ़ना पड़ेगा। ठीक है? तो इंडिया जब आज़ाद हुआ था 1947 में, ठीक है, 1947 में, तो रफली 565 ये हुआ करती थी क्या, एक तरह से प्रिंसली स्टेट, जिनको फाइनली इंटीग्रेट किया गया था 562 हुई थी। ठीक है, लेकिन ये लास्ट में ये तो है 1947 की अगर मैं बात करूं, बट ओवरऑल अगर मैं बाद में बात करूं तो टोटल हमारे पास यानी कि पार्टीशन होने के बाद 552 यहाँ पे टोटल प्रिंसली स्टेट बने थे, जिसमें कि 549 ने तो तुरंत ज्वाइन कर लिया था। बट जो 3 हमारे प्रिंसली स्टेट थे, यानी कि एक तरह से जहाँ पे राज्य रजवाड़ों का ऐसे समझ सकते रूल था, वो थे आपके हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर। ये मना कर रहे थे, बोल रहे थे हम इंडिया में नहीं है, क्योंकि इन लोगों के पास वो था ना कैबिनेट मिशन प्लान के थ्रू कि भाई अगर इंडिया में रहना तो इंडिया में रहो, पाकिस्तान है तो पाकिस्तान, नहीं तो इंडिपेंडेंट रह सकते हो। ठीक है, तो ये भाई साहब हैदराबाद क्योंकि सबसे बड़ा प्रिंसली स्टेट था उस समय का, तो बोलता है यहाँ के निज़ाम बोलता है नहीं हम इंडिपेंडेंट रहेंगे। पटेल जी लेके गए फोर्स, पटेल जी पुलिस लेके गए। ठीक है, पटेल जी पुलिस लेके गए और 5 दिन के अंदर जो है हैदराबाद को इंडिया में शामिल कर लिया। ऑपरेशन पोलो चला था यहाँ पे, ऐसे समझ लो पोलो पुलिस। ठीक है, पोलो और पुलिस, तो ऑपरेशन पोलो के थ्रू 5 दिन के अंदर ही ले लिया था हैदराबाद को अंदर। कश्मीर की अगर बात करें तो कश्मीर का कुछ हाल ऐसा था, यहाँ पे महाराजा हरी सिंह जो रूल कर रहे थे, तो जब वो रूल कर रहे थे तो यहाँ से पाकिस्तान ने अपनी फोर्सेस भेज दी। उसको लगा कि इसको हम पाकिस्तान में ले लेते, पाकिस्तानी फोर्सेस ने सोचा। जब यहाँ तक आ गई पाकिस्तानी फोर्सेस तो ये भाग के आया जवाहरलाल नेहरू के पास कि भाई हमें इंडिया में रहना है, इन गधों के पास नहीं जाना है। तो फिर इन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर लिया, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। और लेकिन तब तक इतना पार्ट जो है जा चुका था पाकिस्तानी फोर्सेस के हाथ में, जिसको अभी हम पीओके बोलते हैं, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। ठीक है, और जिसको कि ये वाला जो एरिया है जिसको कि पाकिस्तानी बोलते हैं इंडिया ऑक्यूपाइड कश्मीर, ये बोलते हैं पाकिस्तानी, जैसे हम बोलते हैं पीओके, वैसे वो आईओके बोलते हैं। जूनागढ़ की बात करें जो गुजरात में पड़ता है, जूनागढ़ से मुझे बताइए जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन ये किसके बारे में है, जल्दी से बताइए। जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन, जहाँ पे हमें ये भी पता चलता है क्या कौन सा एक टैंक था जिसका निर्माण करवाया गया था। खैर, जूनागढ़ जो गुजरात में प्रिंसली स्टेट पड़ता था, यहाँ का जो रूलर था मुस्लिम था, बोला था मैं पाकिस्तान में जाना, बट पॉपुलेशन ज़्यादातर हिंदू थी। ठीक है, तो यहाँ पे प्लेबिसाइट यानी कि जनमत करवाया गया और लोगों ने बोला नहीं हमें इंडिया में ही रहना। ज़्यादातर 95% से भी ज़्यादा लोगों ने बोला कि हमें इंडिया में रहना। तो एक तरह से यहाँ पे रेफरेंडम हो गया था, लोगों का जनमत संग्रह हो गया था, उसी से ही डिसाइड हो गया था। क्लियर है? और अगर ऑपरेशन पोलो कभी पूछ ले, वैसे तो शायद पूछे तो सितंबर 1948 में हुआ था ये ऑपरेशन पोलो। 1950 आते तक, 1950 आते तक राज्यों को 4 भागों में बांटा गया था, 4 फोल्ड क्लासिफिकेशन किया गया था। बस इतना, मतलब इसमें ज़्यादा डीप में मत जाना, 4 फोल्ड क्लासिफिकेशन ये वो बस सुन लो कि 4 भागों में बांटा गया था। ऐसा अभी तक मैंने तो क्वेश्चन देखा नहीं से। और वो था हमारा पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी। पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी। पार्ट ए में ये राज्य है, पार्ट बी में ये है, पार्ट सी में ये है, पार्ट डी में अंडमान निकोबार है। इस तरह से क्लासिफिकेशन था। लेकिन अब हुआ क्या, हुआ कुछ यूँ कि साउथ इंडिया के जो राज्य थे, क्योंकि वहाँ पे अलग अलग लैंग्वेज, जैसे यहाँ पे मद्रास है, ठीक है, यहाँ पे तेलुगु है लैंग्वेज, ठीक है, कन्नड़ लैंग्वेज है यहाँ पे, तो इस तरह से हुआ ये कि यहाँ पे डिफरेंट लैंग्वेजेस थी, तो भाषा के आधार पे राज्यों को बनाने की मांग उठने लगी, यानी कि लैंग्वेज के बेसिस पे कि भाई अगर एक लैंग्वेज ये लोग बोल रहे हैं तो इनको अलग राज्य बनाओ, ये इनका अलग बनाओ, इनका अलग बनाओ, इस तरह से मांग उठी। अब जब मांग जोरों से उठी तो फिर किया क्या, हमारी गवर्नमेंट ने एक लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमीशन का गठन किया। लिंग्विस्टिक का मतलब जहाँ पे भी लिंग्विस्टिक देखना उसका मतलब होता है भाषाई आधार पर। ठीक है, तो लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमीशन का गठन हुआ, जिसको हम बोलते हैं धार कमीशन के नाम से, बिकॉज ये अब किसी भी कमीशन या कमेटी का नाम पड़ता है तो उसके चेयरमैन के नाम पे पड़ जाता है। तो एस के धार जी इसमें चेयरमैन थे। और ये कब सेटअप हुआ था, ये सेटअप हुआ था 1948 में, और पहला लिंग्विस्टिक कमीशन था, यानी कि भाषा के आधार पर राज्य बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए वो डिसाइड करेगा ये धार कमीशन। और जब धार कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी तो उन्होंने बोला स्टेट्स टू बी ऑर्गेनाइज, स्टेट शुड बी ऑर्गेनाइज, यानी इनका गठन होना चाहिए, ऑर्गेनाइज्ड स्टेट्स टू बी ऑर्गेनाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ, या फिर ऑन दी एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस पे, यानी कि